हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की विज्ञान की बुक से चैप्टर नंबर 7 जंतुओं और पादप में परिवहन। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट नोट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप अपने बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं और पादप में परिवहन के बारे में, यानी कि जंतुओं में ऑक्सीजन, भोजन किस तरह से परिवहन होता है और पादपों में भी किस तरह से भोजन, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। यहाँ लिखा है सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी कि जितने भी जानदार हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, हर किसी को जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। इन सभी जीवों को भोजन, जल, ऑक्सीजन अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। यानी जंतुओं के अंगों में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी कि जो कचरे हो जाते हैं, उन कचरों का परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उस जगह तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। मनुष्य के शरीर के अंदर, जानवरों के शरीर के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर बहुत सारे कचरे भी होते हैं और उन कचरों को बॉडी से बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है। और इसलिए जंतुओं को उन अंगों में, यानी कि जितने भी अंग हैं, अगर किसी अंग में अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी कि कचरे हैं, तो उसे उस जगह तक ले जाना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। हृदय और रक्तवाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। यानी कि जो हृदय होता है और जो रक्तवाहिनियां होती हैं, यानी जिनमें रक्त रन करती है, वो एक साथ हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? परिसंचरण तंत्र वो तंत्र होता है जिसमें भोजन, जल, ऑक्सीजन बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचती है, हर एक कोशिका तक पहुंचती है और शरीर के अंदर जो कचरे होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो शरीर से बाहर निकलते हैं। परिसंचरण तंत्र में सबसे पहला जो भाग है वो क्या है? रक्त का। रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यानी कि रक्त वह लिक्विड होता है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त वाहिनियाँ किसे कहते हैं? रक्त वाहिनियाँ नसों को कहा जाता है। ये पाचित भोजन को क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। यहाँ लिखा है कि जो रक्त होता है वो क्या करता है? पचे हुए भोजन को क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन से भरी हुई जब वायु को हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों में जब ऑक्सीजन जाती है तो ऑक्सीजन को भी ब्लड ही है जो शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। यानी कि शरीर के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन को ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। और ब्लड क्या करता है? रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को, यानी कि जो कचरे होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को उस जगह तक ले जाता है जहाँ से वो बॉडी से बाहर निकलता है। हमने रक्त के कितने कामों को पढ़ा? रक्त के कितने कार्यों को पढ़ा? हमने रक्त के 3 कार्यों को पढ़ा। पहला कार्य क्या था? पहला कार्य ये था कि जो रक्त होता है वो पचे हुए भोजन को क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अलग अलग भागों तक ले जाता है। दूसरा कार्य क्या था? दूसरा कार्य ये था कि रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। यानी कि फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होता है, रक्त ही ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। तीसरा कार्य क्या था? रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। यानी कि
शरीर के अंदर जो भी कचरे होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जिससे कि वो बॉडी से बाहर निकलते हैं, यानी कि कचरे बॉडी से बाहर निकलते हैं। रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। यहाँ लिखा है कि रक्त क्या है, एक तरल से बना है। उस तरल को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में अलग अलग तरह की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं, यानी कि अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 7.1 में परिसंचरण तंत्र के बारे में दिया गया है। चित्र में धमनियां लाल रंग में तथा शिराएं नीले रंग में दिखाई गई हैं। धमनी क्या होती है, शिराएं क्या होती हैं, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। यहाँ लिखा है रक्त में एक तरह की कोशिकाएं होती हैं। पहली कोशिका क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें इंग्लिश में रेड ब्लड सेल कहा जाता है, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इसमें एक लाल वर्णक होता है, इस लाल वर्णक को क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के होने से ही रक्त का रंग कैसा दिखता है, लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ इकट्ठा करता है और शरीर के सभी अंगों में सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। यानी कि जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल लगता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेता है और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है, सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। यहाँ लिखा है कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से शरीर की सभी कोशिकाओं को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से ही ब्लड का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल कहते हैं। रक्त में रेड ब्लड सेल के अलावा श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल भी होती हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का काम क्या होता है, ये जो कोशिकाएं होती हैं वो रोगाणुओं को ख़त्म करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी ऐसे रोगाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ऐसे रोगाणुओं को वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं नष्ट करती हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि खून में थक्का बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। ब्लड का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि ब्लड में एक और कोशिका होती है, रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिका के अलावा वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कोशिका के अलावा एक और कोशिका होती है और उसी की उपस्थिति की वजह से रक्त का थक्का बन जाता है। और इस तरह की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, इसे पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में, यानी कि नसों के बारे में। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं, यानी हमारे शरीर में अलग अलग तरह की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। और इन रक्त वाहिनियों का काम क्या होता है? इन रक्त वाहिनियों का काम ये होता है कि वो रक्त को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतःश्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों यानी फुफ्फुसों को भर देती है। जब हम सांस लेते हैं, सांस ग्रहण करते हैं, उसे कहा जाता है अंतःश्वसन, और जब हम सांस छोड़ते हैं उसे कहा जाता है उच्छ्वसन। यहाँ लिखा है कि अंतःश्वसन के समय यानी कि सांस ग्रहण करने के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों यानी फुफ्फुसों को भर देती है, यानी कि ताज़ा ऑक्सीजन फेफड़ों में भर जाती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। और रक्त क्या करता है, जब फेफड़ों में ऑक्सीजन
भर जाती है तो रक्त इसी ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। आगे लिखा है, साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। और साथ ही रक्त क्या करता है, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित, यानी कि कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है, यानी कि कचरों को भी ले लेता है। यानी कि जो रक्त होता है कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और दूसरे जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे भी ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहाँ से ये फेफड़ों में जाता है। यहाँ लिखा है कि ये जो रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अपशिष्ट पदार्थ होता है, ये रक्त वापस हृदय में लाया जाता है ताकि शुद्ध हो, और फिर वहाँ से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है और फेफड़ों से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकाल दी जाती है। हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से भरी हुई वायु को लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई वायु को छोड़ते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई वायु किसके ज़रिए निकाली जाती है? फेफड़ों के ज़रिए निकाली जाती है। इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं, धमनी और शिरा। और इस तरह से शरीर में 2 तरह की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं। पहला क्या है? धमनी, और दूसरा क्या है? शिरा। धमनी क्या करती है और शिरा क्या करती है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। धमनियाँ क्या करती हैं? हृदय से ऑक्सीजन से भरी हुई रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाती हैं। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ यानी दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। यहाँ लिखा है, चूँकि रक्त प्रवाह यानी धमनियों में जो रक्त का फ्लो है वो तेजी से होता है और ज़्यादा दाब पर होता है, इसलिए धमनियों की जो भित्तियाँ होती हैं यानी जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं और प्रत्यास्थ होती हैं। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। यहाँ लिखा है कि हर 1 मिनट में स्पंदनों की जो संख्या होती है वो स्पंदन दर कहलाती है। जब आप अपने हाथों की कलाई को टच करते हैं और महसूस करते हैं तो आपको जो रक्त की गति है वो महसूस होती है। 1 मिनट में जितनी स्पंद होती है, जितनी स्पंदों की संख्या होती है वो स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी हेल्दी इंसान की जो स्पंदन दर होती है वो नॉर्मली 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। आगे लिखा है, वे रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएँ कहलाती हैं। यानी कि वो नसें, वो रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती हैं ताकि वो शुद्ध हो सके, ऐसी रक्तवाहिनियों को शिराएँ कहा जाता है। शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। यहाँ लिखा है, शिराओं की जो भित्तियाँ होती हैं यानी जो दीवारें होती हैं वो अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। यहाँ लिखा है, शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो ब्लड को केवल हृदय की ओर ही फ्लो होने देते हैं। हमने पढ़ा धमनियाँ क्या करती हैं? धमनियाँ ऑक्सीजन से भरी हुई रक्त को शरीर के अलग अलग भागों तक पहुँचाती हैं, कोशिकाओं तक पहुँचाती हैं। और जो शिराएँ होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुए रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं ताकि वो शुद्ध हो, यानी कि जो रक्त है वो शुद्ध हो। धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। यहाँ लिखा है कि जो धमनियाँ होती हैं वो दूसरी छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं, यानी जो धमनियाँ होती हैं वो फिर छोटी छोटी वाहिनियों में डिवाइड होती दिखाई देती हैं।
ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। और जो धमनियाँ होती हैं जब वो ऊतकों में पहुंचती हैं वो दोबारा से बहुत ही ज़्यादा पतली नलिकाओं में बँट जाती हैं। इन नलिकाओं को केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। यानी कि जो केशिकाएं होती हैं वो दोबारा से मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती। यानी कि जो धमनियाँ होती हैं वो छोटी छोटी वाहिनियों में बढ़ जाती है और ऊतकों में पहुंचकर वो बहुत ही ज़्यादा पतली नलिकाओं में बढ़ जाती हैं और इन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं दोबारा से मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। नेक्स्ट है रक्तदान। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यानी कि ब्लड की अनुपलब्धता के कारण, ब्लड ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। यानी खुद की मर्जी से जो रक्तदान किया जाता है वो उससे कोई नुकसान नहीं होता, उससे कोई दर्द नहीं होता और रक्त देने से कई अनमोल जानें बचा सकता है। यानी कि रक्त क्या करता है, जब रक्त को किसी को दिया जाता है जिसको रक्त की ज़रूरत होती है तो उसकी जान बच सकती है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। अब रक्तदान कहाँ करना चाहिए? रक्त को दान करना कहाँ चाहिए? रक्त को दान अस्पतालों में करना चाहिए। सरकार जिस जगह पर ये कहे कि रक्तदान करना है उसी जगह पर रक्तदान किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल से रखा जाता है और जो रक्तदान किया जाता है उन रक्त को ब्लड बैंकों में रखा जाता है और विशेष देखभाल से इन रक्त को रखा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में। परिसंचरण तंत्र में नेक्स्ट भाग क्या है? हृदय। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। हृदय का क्या काम होता है? हृदय वह अंग होता है जो ब्लड को पदार्थों के परिवहन के लिए, यानी कि ब्लड क्या करता है, पदार्थों को अपने साथ लेकर के रन करता है। जो हृदय होता है वो रक्त के जरिए पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यानी कि जब आप अपनी धड़कनों को सुनेंगे तो आपको धड़कनें सुनाई देंगी, मीन्स कि जो हृदय है वो पंप कर रहा है, यह निरंतर धड़कता रहता है और जो हृदय होता है वो हमेशा लगातार धड़कता ही रहता है। हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। अब जो हमारा हृदय है वो क्या करता है? हृदय का काम ये है कि वो जिंदगी भर बिना रुके ब्लड को पंप करने का कार्य करता रहता है, ब्लड को आगे फ्लो करता है, ब्लड को ठीक तरह से शुद्ध करता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। यहाँ लिखा है कि जो हृदय है वो वक्ष गुहा में प्रेजेंट होता है और हृदय का निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मुड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप यानी साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। अब हृदय कितना बड़ा होता है इसे जानने के लिए आप अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़ लीजिए और एक मुट्ठी बना लीजिए। आपकी मुट्ठी का आकार जितना होगा, आपकी मुट्ठी का साइज जितना होगा, उतना ही बड़ा आपका हृदय होगा। हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन से भरी हुई रक्त होती है वो हृदय से ही फ्लो होती है और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई जो रक्त होती है वो हृदय की ओर फ्लो होती है। तो हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई रक्त और ऑक्सीजन से भरी हुई रक्त आपस में ना मिल जाए, इसलिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। वो 4 कक्ष क्या हैं? आप यहाँ देख सकते हैं कि हृदय 4 कक्षों में बटा होता है और ये क्या है? ये कक्षों के बीच यानी इस कक्ष और इस कक्ष के बीच की विभाजन दीवार होती है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं
और हृदय के जो ऊपर के दो कक्ष होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऊपर के जो कक्ष होते हैं वो अलिंद कहलाते हैं, दायां अलिंद और बायां अलिंद। और नीचे के जो कक्ष होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नीचे के कक्ष निलय कहलाते हैं, दायां निलय और बायां निलय। और निचले दो कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती। और कक्षों के बीच की जो विभाजन दीवार होती है वो ऑक्सीजन से भरी हुई रक्त को और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई रक्त को आपस में मिलने नहीं देती है। यानी कि ये जो विभाजन दीवार है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई रक्त को और ऑक्सीजन से भरी हुई रक्त को मिलने नहीं देती है। अब हम लोग पढ़ेंगे हृदय स्पंद के बारे में। यानी कि जो हृदय की गति होती है, जब आप धड़कन सुनते हैं तो वो धड़कन क्या है? वो धड़कन गति है किसकी? हृदय की, और वो हृदय स्पंद कहलाती है। हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियों की बनी होती हैं। जो हृदय के कक्ष की भित्तियाँ होती हैं यानी हृदय के कक्ष की जो दीवारें होती हैं वो पेशियों की बनी होती हैं, मांसपेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं, और जो ये पेशियाँ होती हैं वो एक ही आवाज़ के साथ सिकुड़ती भी हैं और फैलती भी हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट कहलाता है। और यहाँ लिखा है कि ये जो एक समान आवाज़ वाली हृदय का सिकुड़ना और उसके बाद हृदय का फैलना दोनों मिलकर हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट कहलाता है। हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है, और हृदय की जो हार्ट बीट है, स्पंदन है, जो हार्ट बीट है वो जिंदगी भर होता रहता है। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर हार्ट बीट को मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग करते हैं। उस यंत्र को क्या कहा जाता है? उस यंत्र को स्टेथोस्कोप कहा जाता है। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। यानी कि जो डॉक्टर होते हैं वो स्टेथोस्कोप का उपयोग क्यों करते हैं? ताकि वो धड़कनों को सुन सके और ये पता कर सके कि हृदय तेज गति से धड़क रहा है या फिर स्लो धड़क रहा है। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर दो ईयर पीस यानी श्रोतिका लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। यहाँ लिखा है कि जो स्टेथोस्कोप होती है वो कैसा होता है। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर चेस्ट पीस लगा होता है जो चेस्ट के ऊपर रखा जाता है। जहाँ पर हृदय होता है वहाँ रखा जाता है ताकि धड़कनों को सुना जा सके। और इस चेस्ट पीस में एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। दूसरा जो सिरा होता है, दूसरे सिरे पर दो एयर पीस लगे हुए होते हैं जो दोनों कानों में लगाया जाता है, और यहाँ से जो हार्ट बीट है वो सुनाई देता है। और ईयर पीस और जो चेस्ट पीस होता है वो किससे जुड़ा होता है? एक नली के जरिए जुड़ा होता है। जो डॉक्टर होते हैं वो स्टेथोस्कोप को चेस्ट पीस के ऊपर रखते हैं, हृदय के पास रखते हैं और उसकी धड़कनों को सुनते हैं, जिससे कि हृदय की जो स्थिति होती है डॉक्टर उसका आकलन कर सकते हैं कि हृदय तेज गति से धड़क रहा है या स्लो धड़क रहा है। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। हृदय के अलग अलग कक्षों की जो लयबद्ध आवाज़ है, एक समान आवाज़ की गति है, रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक ने की थी जो अंग्रेज थे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। वो एक डॉक्टर थे और अंग्रेज थे। उन दिनों ये मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है।
उन दिनों ये माना जाता था कि रक्त शरीर की वाहिनियों में यानी कि नसों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी यानी सर्कुलेटर कहा जाता है था और इस मत के लिए हार्वे का मजाक उड़ाया गया और उन्हें परिसंचारी यानी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया और उनका उपहास होने की वजह से ज़्यादातर उनके जो पेशेंट थे उन्होंने उनसे इलाज कराना बंद कर दिया था। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। लेकिन हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके जो विचार थे उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। एक क्वेश्चन है कि क्या सभी जीवों में जंतुओं में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? स्पंजों और हाइड्रा जैसी जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। यानी कि जो स्पंज होते हैं, हाइड्रा होते हैं, ऐसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। यानी स्पंज और हाइड्रा जिस पानी में रहते हैं वही पानी उनके शरीर में प्रवेश करता है और उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। यहाँ लिखा है कि जब जल उनके शरीर से बाहर निकलता है तो वो अपने साथ यानी पानी अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को यानी कि कचरों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ लिखा है कि इसीलिए उन्हें परिसंचरण के लिए यानी कि स्पंज और हाइड्रा को परिसंचरण के लिए रक्त के जैसा तरल की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में उत्सर्जन। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा उच्छ्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में उत्पन्न एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कचरे के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है वो फेफड़ों के जरिए उच्छ्वसन के प्रक्रम के द्वारा यानी कि सांस छोड़ने के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। अपचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और जो भोजन पचता नहीं है वो बहिक्षेपण प्रक्रम के जरिए मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं? शरीर के अंदर कचरे कैसे बनते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं? जब हमारी कोशिकाएं अपना काम करती हैं तो कुछ पदार्थ कचरे के रूप में फ्री होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर ये जो पदार्थ होते हैं वो जहरीले होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। यहाँ लिखा है कि सजीवों के जरिए कोशिकाओं में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालने के प्रोसेस को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहा जाता है और उत्सर्जन में भाग लेने वाले जितने अंग होते हैं वो मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए, यानी कि ब्लड में जो कचरे होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना चाहिए। इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है और शरीर से बाहर जो अपशिष्ट पदार्थ कैसे निकल सकते हैं, इसके लिए ब्लड को छानने की व्यवस्था की ज़रूरत होती है। यह व्यवस्था वृक्क यानी गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है और रक्त छानने की जो व्यवस्था होती है वो वृक्क यानी गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। वृक्क यानी गुर्दे में रक्त कोशिकाएं होती हैं जो रक्त को छानती हैं। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। यानी जब ब्लड दोनों गुर्दों में पहुंचता है
तो ब्लड में उपयोगी और हानिकारक दोनों ही तरह के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए यानी हटा लिए जाते हैं। यहाँ लिखा है कि ब्लड में जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उन्हें ब्लड में दोबारा से अवशोषित कर लिया जाता है यानी सोख लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ और जो जल में घुले हुए कचरे होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो मूत्र के रूप में अलग कर लिए यानी हटा लिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है और गुर्दों से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्रवाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं और जो मूत्रवाहिनियाँ कैसी होती हैं? मूत्रवाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। यहाँ लिखा है मूत्राशय में मूत्र जमा होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और जिसे उस मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ लिखा है कि मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है। दूसरे सिरे को मूत्र रंध्र कहा जाता है और मूत्र रंध्र से मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क मूत्रवाहिनियाँ मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं और वृक्क मूत्रवाहिनियाँ मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है, यानी कि कोई बड़ा व्यक्ति नॉर्मली 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। मूत्र में क्या क्या होता है? मूत्र में 95% पानी होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। गर्मियों में हमें पसीना यानी स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। गर्मी के मौसम में हमें पसीना आता है और पसीने में क्या होता है? पसीने में पानी होता है, लवण होता है। गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। यहाँ लिखा है गर्मी के दिनों में ज़्यादा पसीना आने की वजह से कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं और सफ़ेद धब्बे कहाँ दिखाई देते हैं? खासकर उन जगहों में जहाँ पर ज़्यादा पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं और ये धब्बे पसीने में मौजूद जो लवण होते हैं उनकी वजह से ही बनते हैं। मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण ये है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। यहाँ लिखा है कि मिट्टी से बने जो घड़े होते हैं उनमें रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है? इसकी वजह ये है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर, चूँकि घड़ा मिट्टी का बना होता है और उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्रों से रिसकर पानी घड़े की ऊपरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है और जब यह पानी यानी कि घड़े की ऊपरी सतह पर छिद्रों के जरिए जो घड़ों के ऊपरी सतह में पानी होता है वो पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा जो बाकी पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है और ठीक इसी तरह से पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। यानी कि जिस तरह से घड़े में जो छिद्र होते हैं वो पानी रिसकर घड़ी की सतह पर आ जाता है, वो वाष्पित होता है और घड़े में जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर का जो पानी है वो स्किन में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके जरिए स्किन से बाहर आता है और वो वाष्पित होता है और इस तरह से हमारा शरीर ठंडा रहता है। यहाँ लिखा है कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति के जो गुर्दे होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है और ऐसा किस लिए होता है? ऐसा किसी संक्रमण की वजह से हो सकता है या किसी चोट की वजह से हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और जब वृक्क काम करना बंद कर देता है तो बॉडी में ब्लड में
अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा यानी कचरे की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है और चूंकि बॉडी के अंदर कचरे जमा होते रहते हैं और इसीलिए ऐसे व्यक्ति जिनके बॉडी में कचरे जमा होते हैं उनकी अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। यहाँ लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं तो कृत्रिम वृक्क के जरिए रक्त को अगर रेगुलर रूप से छाना जाए और अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो व्यक्ति के जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनन की विधि को अपोहन यानी डायलाइसिस कहते हैं और इस तरह से कृत्रिम वृक्क की मदद से जो ब्लड को छाना जाता है इस विधि को अपोहन यानी डायलाइसिस कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मानव उत्सर्जन तंत्र की एक पिक्चर दी गई है। ये वृक्क है यानी कि गुर्दा है और ये मूत्रवाहिनी है और मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में जो मूत्र होता है वो जमा होता है और फिर ये मूत्रमार्ग होता है और ये मूत्ररंध्र जहाँ से मूत्र बाहर निकल जाता है। जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यानी जानवरों के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निकालने की विधि जल की उपलब्धता पर डिपेंड करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती है। मछली जैसे जलीय जंतु जो पानी में रहते हैं कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में निकालते हैं यानी उत्सर्जित करते हैं जो सीधे पानी में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन यानी सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं जो मुख्यतः श्वेत यानी सफ़ेद रंग का यौगिक यानी यूरिक अम्ल होता है। यहाँ लिखा है पक्षी, छिपकली, सांप जैसे कुछ जंतु होते हैं अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन यानी सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं जो मुख्यतः श्वेत यानी सफ़ेद रंग का यौगिक यानी यूरिक अम्ल होता है। यानी कि आप देखे होंगे कि छिपकली के जो मल होते हैं उनमें वाइट कलर होता है और ये जो वाइट कलर होता है ये क्या होता है, ये यौगिक यानी यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है और इंसान के जरिए जो उत्सर्जित किया जाता है अपशिष्ट पदार्थ उसमें यूरिया प्रमुख है। अब हम लोग पढ़ेंगे पादपों में पदार्थों का परिवहन। पौधे यानी पादप अपनी जड़ों यानी मूलों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। जो पौधे होते हैं यानी पादप होते हैं वो अपनी जड़ों यानी कि मूलों के जरिए मृदा से यानी मिट्टी से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके यानी उन्हें सोख कर उन्हें पत्तियों को अवेलेबल कराते हैं क्योंकि पत्तियों में ही खाना बनता है। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं और जो पत्तियां होती हैं वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं और प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा यानी सूरज की रोशनी की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यहाँ लिखा है कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए यानी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है, उन्हें एनर्जी मिलती है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में यानी कि जो जीव होते हैं उनके हर एक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से यानी ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है यानी एनर्जी निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रिया विधियों को संपादित करने में करती हैं और जो कोशिकाएं होती हैं जो ग्लूकोज के विखंडन होने से जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा का उपयोग वो जीवन की मूल क्रिया विधियों को करने में करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए और यही वजह है कि जीव की हर एक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए क्योंकि जो भोजन होता है ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी फ्री होती है और उसी एनर्जी का यूज़ करते हुए कोशिकाएं जीवन की मूल क्रिया विधियों को संपादित करती हैं। इसीलिए जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जल और खनिजों का परिवहन।
पादप मूलों यानी जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं वो जड़ों के जरिए जल और खनिजों को सोखते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं, यानी जड़ों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। यानी कि जो मूल रोम होते हैं वो जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए, यानी कि जो खनिज पोषक पदार्थ होते हैं, जल होते हैं, वो पौधों के अंदर लेने के लिए मूल के सतह यानी कि जड़ों के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं और जो मूल रोम होते हैं वो मिट्टी कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं, यानी कि पौधों में मिट्टी से जल और पोषक तत्वों के लाने और ले जाने के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं, और वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम यानी दारू कहते हैं। यहाँ लिखा है कि ऊतक क्या होता है। ऊतक कोशिकाओं का बना हुआ वो समूह होता है, वो ग्रुप होता है। कोशिकाओं के मिलने से ही ऊतक बनता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को करता है। जल और पोषक तत्वों के लाने ले जाने के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम यानी दारू कहते हैं। यानी कि जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वो पौधों में पोषक तत्वों और जल को पौधों के अलग अलग भागों में पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम चैनलों यानी नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है, और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। जाइलम क्या करता है, चैनलों और नालियों का एक लगातार जाल बनाता है जो जड़ों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है, और इस तरह का बना तंत्र पूरे पौधों में जल का परिवहन करता है। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। यहाँ लिखा है कि पत्तियां जब भोजन बनाती हैं, भोजन का संश्लेषण करती हैं, भोजन को जो तैयार भोजन होता है, भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यानी कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में पहले भोजन बनता है और बना हुआ जो भोजन होता है वो पौधे के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, और पौधे के अलग अलग भागों में भोजन को जो ले जाया जाता है वो किसके जरिए किया जाता है, ये संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, और इस तरह के संवहन ऊतक को फ्लोएम कहा जाता है। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं, और इस तरह से जाइलम और फ्लोएम क्या करता है, पौधों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। जाइलम क्या करता है, पोषक पदार्थों को, जल को पौधों के अलग अलग भागों तक, पत्तियों तक पहुंचाता है, और पत्तियों में जब खाना बनता है उस खाने को फ्लोएम क्या करता है, पौधों के अलग अलग भागों में पहुँचाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन के बारे में। पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन के प्रोसेस के जरिए बहुत अधिक जल फ्री करते हैं। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं, और जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से खनिज पोषक तत्व और जल सोखते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, और सोखा गया जो पानी होता है वो पौधों के जरिए उपयोग नहीं किया जाता है। सारा जल उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है, और पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। उन्हीं रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रोसेस के जरिए पानी वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूसन, अभिकर्षण, खिंचाव विकसित हो जाता है, और जब पत्तियों से जल का वाष्पन होता है इससे चूसन, अभिकर्षण, खिंचाव विकसित हो जाता है। यानी कि पत्तियों में जो एक्स्ट्रा पानी बचता है वो वाष्पित हो जाता है, यानी कि रंध्र से वो वाष्पित हो जाता है, और जितना पानी वाष्पित होता है बाकी जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो फिर से रंध्र में आ जाता है और वो भी वाष्पित हो जाता है, और पत्तियों से जल के वाष्पन से चूसन, अभिकर्षण यानी खिंचाव विकसित हो जाता है। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण यानी खिंचाव इसी प्रकार होता है, और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं
उन वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण यानी खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है और जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पौधों को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।